So today we are going to study about the next bone of upper limb, that is a bone of upper arm, that is the humerus. So humerus, it is the longest bone of upper limb. The humerus is the bone of arm. It is the longest bone of the upper limb. It has an upper end, a lower end and a shaft. So humerus जो है वो हमारी अपर आर्म की बोन है और ये लॉन्गेस्ट बोन है अपर लिम्ब के अंदर. पूरी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन इज फीमर, लेकिन अगर हम सिर्फ अपर लिम्ब की बात करें सो ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन. सो अगर हम बोल रहे हैं कि ये लॉन्ग बोन है, सो इट मींस कि इसका एक अपर एंड होगा, एक लोअर एंड होगा और इसकी एक शाफ्ट होगी. सो इट इज क्लियरली विजिबल इन द डायग्राम दैट इट हैज अ अपर लिम्ब. This is a upper head, then there is a lower head or lower end, and this is the shaft. So it has a upper end, it has a lower end, and it has one shaft. Now the side determination, which is very important for the practicals. So the upper end is rounded to form the head. So आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो अपर एंड है इसका वो राउंडेड है. इट इज राउंडेड. और ये राउंडेड क्यों है? ये राउंडेड है इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज अ हेड लाइक स्ट्रक्चर. सो इट इज अ राउंडेड स्ट्रक्चर. इट फॉर्म्स अ जॉइंट with the glenoid cavity of the scapula, and that is the shoulder joint. सो दिस इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर. और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हमारा प्रेजेंट है ह्यूमरस के ऊपर. ठीक है. सो इसलिए जो जॉइंट ग्लिनॉइड कैविटी के साथ बनाता है ये ह्यूमरस का बॉल, दिस इज कॉल्ड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट. इसके बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट या ग्लिनोह्यूमरल आर्टिकुलेशन. सो वापस आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर. The lower end is expanded from side to side and flattened from before backward. So जो इसका lower end है, जो नीचे की तरफ वाला end है, this end, ये flat end होता है. Somewhat it is triangular also. आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा ये कुछ ना कुछ triangular है. और पीछे से अगर हम इसको posteriorly देखें, so it is always flat. The head is directed medially, upward and backward. So यहाँ पर हम एक mnemonic याद करेंगे, and that mnemonic is BUM. That is BUM. So what do you mean by BUM? BUM means backward, upward and medial. So ये जो head है, जो spherical portion है इसका, जो rounded portion है, वो हमेशा body की middle line की तरफ face करेगा और upper end की तरफ ये बॉल देखी जाती है. सो इट इज अपवर्ड. एंड बैकवर्ड क्यों लिखा है? कि ये टिल्टेड होता है बॉडी के अंदर की तरफ थोड़ा सा, so पीछे की तरफ इसका फेस होता है. सो दैट्स व्हाई बैकवर्ड. द लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड एंड इट इज लिमिटेड laterally by the intertubercular sulcus और bicipital groove. जो लेसर ट्यूबरकल है वो प्रोजेक्ट करता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड. इसका मतलब है कि जो ये हमारा अपर एंड है, दिस इज द अपर एंड. इस अपर एंड के एंटीरियरली अगर हम देखें, एंटीरियरली टू दिस अपर एंड, so what you will see that there is a tubercle and that tubercle is the lesser tubercle. So there is a tubercle, this is the red color tubercle and this is the lesser tubercle जो कि इस राउंडेड ग्लिनॉइड के साथ आर्टिकुलेट होने वाला जो ये ह्यूमरस का बॉल है इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है. जस्ट इसके लेटरली, मतलब अगर हम इसके यहाँ पर स्कैपुला जोड़ते हैं, इस तरीके से एक बॉडी बनाते हैं, अगर यहाँ बॉडी है, सो दिस इज द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी. Okay, so at the lateral side of the body there is the greater tubercle. So this is the greater tubercle and it lies laterally to the body, to the lateral side of the body. Now there is a sulcus. sulcus का मतलब कि इन दोनों ट्यूबरकल्स के बीच में से कोई पतली सी एक रोड जा रही है, छोटी सी, एंड उस छोटी सी रोड का हमने नाम रख दिया कि दो ट्यूबरकल्स के बीच वाली, मतलब दोनों के इंटर रहने वाली इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस. सो द स्ट्रक्चर which is
let me mark it. So this structure is the intertubercular sulcus which is present between the lesser tubercle जो इस बॉल के एंटीरियरली थी एंड बिटवीन दी ग्रेटर ट्यूबरकल जो हमारा लेटरली लाई कर रहा था. सो दिस इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और इसी को हम बोलते हैं बाइसेपिटल ग्रूव. बाइसेपिटल ग्रूव हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस इन दो ट्यूबरकल्स के बीच वाले एरिया के अंदर से बाइसेप मसल का टेंडन जाता है. कौन सा टेंडन जाता है, कौन सी वाली आर्म का जाता है, सो वो हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. So I hope the side determination is clear. Let us discuss once again. The upper end is rounded to form the head. The lower end is expanded from side to side and flattened from before backwards. The head is directed medially upward and backward. और हमने इसको याद करा BUM bum से. The lesser tubercle project from the front of the upper end. It means anterior of the upper end, and it is limited laterally by the intertubercular sulcus or bicipital groove. So इसी upper end के lesser tubercle के just side पर lateral side पर there is a sulcus and that is called the intertubercular sulcus or that is also called bicipital groove. Now let's discuss the features of upper end. The head is directed medially, backwards and upward. ये हमने पढ़ लिया कि इसको BUM बोलते हैं. जो हेड है हमारा वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होगा, तभी वो स्कैपुला के साथ आर्टिकुलेट कर पाएगा. इसके अलावा मीडियली लाई कर रहा है, सो ये नजर आ रहा है कि हेड जो है इट इज ऑलवेज इन द मीडियल साइड ऑफ द बॉडी, इट फेसेस द मीडियल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब है कि ये हेड बिल्कुल मीडियल फेस करता है, ठीक है, राइट, लेकिन ये थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्टेड होता है, थोड़ा पीछे की तरफ ज्यादा फेस करता है. सो दैट इज द बैकवर्ड. इन दिस डायग्राम इट इज वेल क्लियरली शोन कि ये थोड़ा पीछे की तरफ फेस कर रहा है. So it articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joint. ये स्कैपुला है, स्कैपुला का ग्लीनोइड फोसा, दैट इज द ग्लीनोइड कैविटी, व्हिच इज अ ह्यूमरल हेड व्हिच इज राउंडेड स्ट्रक्चर. ये दोनों आर्टिकुलेट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. और शोल्डर जॉइंट को ही हम ग्लीनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन कहते हैं. इट मींस ग्लीनोइड और ह्यूमरस के बीच में कुछ बॉन्ड बना, एक इंटरेक्शन हुई, एक आर्टिकुलेशन हुई जिससे कि जॉइंट बना है. द हेड फॉर्म्स 1/3 ऑफ अ स्फीयर एंड इट इज मच लार्जर देन द ग्लीनोइड कैविटी. सो ये आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा कि जो हेड है वो स्फीयर का 1/3 पार्ट होता है और बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ग्लीनोइड कैविटी. सो we can say that it is a structurally weak joint. Why it is weak joint? Because humerus head size is much more bigger than the size of the glenoid fossa. So इसको आगे संभालने वाली, इसको सपोर्ट देने वाली, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए देयर आर मसल्स, देयर आर लिगामेंट्स, सो दैट वी विल डिस्कस इन द शोल्डर जॉइंट. द लाइन सेपरेटिंग द हेड from the rest of the upper end is called the anatomical line. So this is the upper end. Upper end के ऊपर भी there is a structure. ये जो rounded वाला portion है. So this is the round portion which is called the ball. There is a green color line which is shown here. This is the green color line, and this green line is called anatomical neck of the humerus. So what do you mean by the anatomical neck of the humerus? Anatomical neck means एक ऐसी neck, एक ऐसी line जो कि इस तरीके से जा रही है. This line जो पूरे upper end को, ये पूरा upper end जो है, इस पूरे upper end को अलग करती है किससे? इस वाले structure से. Which structure? That is the ball socket structure. जो ball and socket joint बनाता है उसका जो बॉल वाला स्ट्रक्चर है उससे अलग करेगी. सो बेसिकली अपर एंड में होता क्या क्या? अपर एंड के अंदर एक तो हमारे पास होता है ये बॉल वाला स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड दी राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर. देन देयर इज अ लेसर ट्यूबरकल जो इस बॉल वाले स्ट्रक्चर के एंटीरियरली होता है. देन देयर इज अ ग्रेटर ट्यूबरकल जो लेटरली लाई करता है, और इन दोनों के बीच में देयर इज अ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का मतलब जो लाइन, एक ऐसी सल्कस है, एक ऐसी ग्रूव है जो दो ट्यूबरकल्स के बीच में मौजूद होती है. सो दैट इज द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस. तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आपको नजर आ रही है दैट इज द एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस. ये पूरे अपर एंड को जो है बॉल से अलग करती है. अब अगर हम देखें तो नीचे शाफ्ट होगी, यहाँ पर नीचे शाफ्ट होगी. अपर एंड को
शाफ्ट के साथ जोड़ने वाली या अलग करने वाली जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो हमने दो नेक्स के नाम पढ़े हैं। एक नेक का नाम है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड सेकंड वन इज द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सर्जिकल नेक पूरे अपर एंड को शाफ्ट से अलग करती है, या फिर वी कैन से कि शाफ्ट से जोड़ती है। Whereas the anatomical neck of the humerus ये अलग करती है पूरे upper end को from the ball like structure, and the other, that is the intertubercular sulcus and the greater and the lesser tubercles. So let's move forward further now. The features of upper end continued. The lesser tubercle is an elevation on the anterior aspect of the upper end. So we know कि ये upper end का structure एक diagram नजर आ रहा है जिसमें there is a ball like structure, and this portion, this is the lesser tubercle. So tubercle is always a elevation, एक छोटी सी पहाड़ी like structure जो थोड़ा उभरा हुआ है। tuberance है जहां पर protuberance है। So it is an elevation on the anterior aspect of the upper end. So anteriorly ये आगे की तरफ होती है और थोड़ी ऊंची होती है, elevation होती है anterior aspect पे। The greater tubercle is an elevation that forms the lateral part of the upper end. So lateral part जो है ये बनाया है greater tubercle ने। So आपको नजर आ रहा है जहां पर red spot है, this is the greater tubercle and it always lie laterally. So it lie laterally. The greater tubercle is an elevation that forms the lateral part of the upper end. Its posterior aspect is marked by 3 impressions. अब अगर नाम के अंदर greater word आ रहा है, so it means it is great. अगर नाम is the greater tubercle, it means it is great. अब ये great कब होगा? great इसलिए होगा क्योंकि इसका size as compared to the lesser tubercle बड़ा है। So greater tubercle के पास अपनी 3 अलग ही impressions है और उन 3 impressions का नाम है upper impression, मिडल इंप्रेशन एंड लोअर इंप्रेशन। इन तीनों इंप्रेशंस पे अलग अलग मसल्स आकर ज्वाइन करती है। सो वी हैव द अपर इंप्रेशन, मिडल इंप्रेशन एंड लोअर। सो दिस वन इज द अपर इंप्रेशन। इससे पीछे की साइड जो बीच में होगी दैट इज द मिडल इंप्रेशन, एंड जो बिल्कुल पीछे पोस्टीरियरली लाई करेगी दैट इज द लोअर इंप्रेशन। द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और द बाइसिपिटल ग्रूव इट सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल फ्रॉम द ग्रेटर ट्यूबरकल। सो वी नो कि ये जो ग्रूव आपको यहाँ पे नजर आ रही है, दिस इज अ ग्रूव बिटवीन द लेसर ट्यूबरकल एंड बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये जो ट्यूबरेंस है, ये जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है या बाइसिपिटल ग्रूव है, ये सेपरेट करती है द लेसर ट्यूबरकल फ्रॉम द ग्रेटर ट्यूबरकल। द सल्कस हैज अ मीडियल एंड अ लेटरल लिफ्ट। तो इसी सल्कस के अंदर ये जो सल्कस रेड कलर की है जो लाइन मैंने बनाई है, सो जो मीडियली जो इसके यहाँ पर जो लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द मीडियल लिप, और जो लेटरली इसके साइड पर लाइन होगी दैट इज कॉल्ड द लेटरल लिप। तो जो ये सल्कस है रेड कलर की, इट हैज 2 लिप्स, दैट इज द मीडियल लिप जो मीडियली फेस कर रही है, एंड द लेटरल लिप जो ग्रेटर ट्यूबरकल की साइड पर फेस कर रही है। द नैरो लाइन separating the upper end of the humerus from the shaft is called the surgical neck. So there is a line जो कि यहाँ पर एक लाइन है येलो कलर की जो मैंने ड्रॉ करी है, जो पूरे अपर एंड वाले स्ट्रक्चर को, पूरे अपर एंड को नीचे शाफ्ट से अलग करेगी। ठीक है। सो द नैरो लाइन विच सेपरेट्स अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट इज कॉल्ड द सर्जिकल नेक। सो दिस इज द सर्जिकल नेक जिसने अपर एंड को नीचे वाली शाफ्ट से अलग कर दिया। So this is a clear diagram of the upper end of the humerus. This is the head, white colored. Then there is a lesser tubercle. This one is a lesser tubercle. This is the greater tubercle. There is an anatomical neck. This is the anatomical neck which is dividing the head from the rest of the upper end. Then there is the surgical neck. This is the surgical neck which divides the upper end from the shaft of the humerus. In between this lesser and the greater tubercle, there is a sulcus, and this sulcus is called intertubercular sulcus, दो tubercles के बीच वाली sulcus. Then जो इस sulcus के medial वाली line होगी जो head की तरफ face करेगी that is called the medial lip, और जो इसका lip lateral side की तरफ face करेगा, it means greater tubercle की तरफ face करेगा, that is called the lateral lip. And there is a capsular line
कैप्सूल्स जो होते हैं वो हमारे जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. सो जब हम शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इस कैप्सूलर लाइन का क्या यूज है. So let's continue the shaft now. Shaft is the longest and the cylindrical portion in the bone, that is the humerus. The shaft is rounded and the upper half is and triangular in the lower half. So अगर हम देखें इस shaft को तो इस shaft के अंदर जो इसका, अगर मैंने इस shaft को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो जो इसका अपर हाफ वाला एरिया है, ये वाला जो इसका एरिया होगा, ये राउंडेड है. दिस इज राउंडेड. अगर आप इसको पकड़ेंगे बोन को हैंड में, सो यू विल फील इट इज राउंडेड. और जो इसका लोअर हाफ वाला रीजन है, इट इज ट्रायंगुलर. समवेयर इट इज ट्रायंगुलर. ओके. It has three borders. The shaft has three borders that and three surfaces. Let's talk about the borders of the humerus. The upper one-third of the anterior border forms the lateral lip of the intertubercular sulcus. In its middle part, it forms the anterior margin of the deltoid tuberosity. The lower half of the anterior border is smooth and rounded. So you can see कि जो यहाँ लिखा हुआ है, it is very much clear here कि intertubercular sulcus के lateral lip से शुरुआत हुई. So let's draw here in the diagram. This is the greater tubercle. And this greater tubercle के, this is the intertubercular sulcus. In between them, intertubercular sulcus के lateral lip से starting हुई. Then middle side पर ये यहाँ पर आ गया और क्या लिखा है कि in its middle part it forms the anterior margin of the deltoid tuberosity. So there is a rough structure जिसका अगर आप देखते हैं बोन पे, so it is V-shaped structure which is present here. V-shaped structure, and this V-shaped structure is called deltoid tuberosity. और यहाँ पर deltoid muscle जो है वो आकर अटैच होती है. So this is the deltoid tuberosity. So इस रेड कलर के बॉर्डर ने क्या करा, एंटीरियर मार्जिन बनाई किसकी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी की. एंड इन द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इट इज स्मूथ. नीचे जाते जाते ये स्मूथ हो गया है और ये राउंडेड हो गया है. सो दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. यहाँ नीचे जाते जाते इट बिकम्स स्मूथ एंड राउंडेड. सो इन द अपर हाफ ये इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के लेटरल लिप से निकला. देन इन द मिडल ये इसने डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर बॉर्डर मार्जिन बनाई. And the lower half it forms the anterior border is smooth and the rounded. Now let's talk about the lateral border. The lateral border is prominent only at the lower end. अगर हम ऊपर से कोशिश करें lateral end को ढूंढने की, so यहाँ से इसको ज्यादा फील करना, palpate करना क्लियर नहीं है अभी तक, मतलब you can't feel that. Where it form the lateral supracondylar ridge. So supracondylar, supra means ऊपर and condylar मतलब कोई condyle. So this is the condyle. ये अब जब हम लोअर एंड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. there are two condyle. जो हेड है ये मीडियली लाई करता है, so this is a medial condyle. ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल है ये लेटरली लाई करता है, so this is called the lateral condyle. So जो condylar structure है इसके ऊपर there is the lateral border is prominent only at the lower end where it form the lateral supracondylar ridge. So there are two condyle, lateral condyle and the medial condyle. Medial condyle के ऊपर वाला area is called medial condylar ridge. Lateral condyle के ऊपर वाला area is called lateral condylar ridge. So ये जो area है ये lower end पर है, lower end के पास में है. Okay, so it is near the lower end, or we can say it is below the half of the shaft of the humerus. So lateral condyle के ऊपर वाला area जिसको मैंने yellow कर दिया है, you can see this area. यहाँ पर this is the lateral supracondylar ridge. इसका मतलब ये lateral condyle के ऊपर मौजूद है. The upper part of the medial border forms the medial lip of the intertubercular sulcus. So this is the intertubercular sulcus once again. और इस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के मीडियल लिप की साइड से निकलना शुरू हुआ कौन, मीडियल बॉर्डर. Then it formed the medial lip of the intertubercular sulcus, you can see here, and it is continuous below with the supracondylar ridge. And which ridge? Which is present medially. So we are talking about the medial border, so we will be deal with the medial supracondylar ridge. So again this is a medial condyle. Why it is a medial condyle? Because the head is medial
That's why this condyle is also present in the medial side of the body, medial aspect of the body. So this is a medial condyle. इस medial condyle के ऊपर वाला this region is called the medial supracondylar ridge. So ये जो हमारा medial border है, ये lesser tubercle के साइड से या you can say intertubercular sulcus के medial lip से निकला और जाते जाते इसने डायरेक्ट नीचे क्या बना लिया जाकर medial supracondylar ridge के ऊपर वाला border बना लिया. So this is about the three borders of the shaft of the humerus. The anterior border, which forms at the lateral lip of the intertubercular sulcus. In the middle part, it has the anterior margin of the deltoid tuberosity. The lower half of the anterior border is smooth and rounded. The lateral border is prominent only at the lower end, where it forms the lateral supracondylar ridge. The upper part of the medial border forms the medial lip of the intertubercular sulcus. It is continuous below with the medial supracondylar ridge. Now let's cover the next topic, that is the surfaces of the shaft. हमने shaft के बारे में पढ़ लिया. हमने पढ़ लिया कि इसके तीन बॉर्डर होते हैं, एक medial border होता है, एक lateral border होता है, and one is the anterior border. Now let's study about the surfaces of the shaft. First surface is the anterolateral surface. It lies between the anterior and the lateral border. The upper half of this surface is covered by the deltoid. So deltoid is a muscle. So now let's talk about the anterolateral surface. We know the anterior border. Abhishek, stop करियो. Abhishek. Hello. So now let's talk about the shaft. And now we are going to cover the surfaces which are present on the shaft of the humerus. So there are three surfaces: anterolateral surface, anteromedial surface and posterior surface. इससे पहले हमने पढ़ा तीन बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर जो ऊपर लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस से निकला था. देन वी हैव स्टडीड द मीडियल बॉर्डर जो हमारे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस की मीडियल साइड से निकला था, एंड द लेटरल बॉर्डर जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर जो पाल्पेट या फिर फील करा गया था. सो नाउ ये तीनों बॉर्डर्स जो हैं इनके बीच का जो एरिया आता है बोन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द सरफेस. सो दे आर थ्री सरफेस. सरफेस पढ़ने के लिए लेट्स ड्रॉ द बॉर्डर फर्स्ट. So this will be the medial border. This will be the anterior border, and here it is the lateral border. So you know this is the medial border. Here this one is the anterior border, and on this side we have the lateral border. Now let's talk about the surface. First surface is the anterolateral surface. It lies between the anterior and lateral border. So हमारा anterior border this one जहाँ हमने A लिखा हुआ है, and lateral border यहाँ लिखा हुआ है. So उसके बीच वाला area is this area. So this yellow area is the anterolateral surface. It lies between the anterior border and it lies between the lateral border. The upper half of this surface is covered by deltoid. So जो इस एरिया का, इस सरफेस का जो अपर हाफ वाला एरिया है, this portion जहां मैंने रेड हाईलाइट करा है, this is covered by a muscle and that muscle is the deltoid. Let's move further now. The anteromedial surface. So जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि एंटीरियर और मीडियल
border, इन दोनों के बीच वाला surface है. So it lie between the anterior and the medial border. Its upper one third is narrow and it forms the floor of intertubercular sulcus. So it is clearly visible in the diagram that this is the intertubercular sulcus between the anterior and the medial border. A nutrient foramen is seen on this surface in the middle. यही surface हमारा इस तरीके से नीचे तक जा रहा है और इस surface के just center पे कहीं पर middle side पर there is a nutrient foramen. Now the next one is the posterior surface. It lies between the medial and the lateral border. तो ये आपको इस bone में, because this is the anterior view, it is not visible here. This is the medial border. This one is the lateral border. अगर हम इसके bone के back side पे देखेंगे, इसके posterior side पे देखेंगे, then you will see the posterior surface. Now let's talk about the lower end of the humerus. लोअर एंड को जानने से पहले हम एक स्ट्रक्चर के में पढ़ते हैं, इस लोअर एंड के स्ट्रक्चर को देखते हैं. So this one is the posterior view and this one is the anterior view. Let me write it. This is posterior view, this one is the anterior view. Now how you can determine which one is posterior and which one is anterior? For that you should know कि जो posterior view होता है उसके अंदर there is a large fossa posteriorly of the bone. There is a large fossa and that fossa is called olecranon fossa. So the large fossa present is called the olecranon fossa. Then there's a lateral epicondyle, पढ़ लिया. There's a medial epicondyle, हमने इसके बारे में भी पढ़ लिया. पीछे की साइड से अगर देखते हैं, posteriorly अगर हम बोन को देखें, so olecranon fossa के नीचे there's a green colored structure and this green colored structure is called trochlea. Then let's come on the anterior view. In the anterior view, again, this one is a medial epicondyle. This one is a lateral epicondyle. Now there are two fossa. One is above the green portion, that is the coronoid fossa, and one is above the capitulum, that is a blue color shaped structure, that is called the radial fossa. Now, how you can remember which one is the coronoid, which one is the radial? So उसके बारे में हम बात करते हैं. We know that this is the green portion is the trochlea and the blue portion is the capitulum. So always remember that these two bone, they helps in the formation of elbow joint. Now how they form elbow joint? With the trochlea, ulna unites. So UT, you have to remember like unit test, that is ulna, it unites, it articulate with the trochlea of the humerus. And next one is the CR, that is class representative. The capitulum, which is present as it is a ball-like, small ball-like structure at the lower end of the humerus. It articulates with the radius to form the elbow joint. So this is about the lower end of the humerus. Now let's study the theory. The lower end of the humerus forms the condyle which is expanded from side to side and has articular and non-articular part. So जो lower end है humerus का, उसके पास कुछ condyles हैं. वो जो कॉन्डाइल्स हैं वो आर्टिकुलर भी हो सकते हैं. आर्टिकुलर मतलब वो जॉइंट बनाएंगे, जैसे कि ट्रोक्लिया ने जॉइंट बनाया और कैपिट्यूलम ने जॉइंट बनाया. एंड इट मे बी नॉन आर्टिकुलर आल्सो. नॉन आर्टिकुलर, it has no function in the joint making. That is the medial epicondyle and the lateral epicondyle. The articular parts include capitulum and trochlea. So you have to remember one thing कि जो articular part है, जॉइंट बनाने वाला पार्ट है, that is the capitulum and trochlea. So the capitulum, it is a rounded projection which articulates with the head of the radius. So you have to remember like C and R. The trochlea, it is a pulley shaped surface structure we can say, and it articulates with the trochlear notch of the ulna. तो जब हम ulna पढ़ेंगे तब हमें trochlear notch के बारे में पता लगेगा उसके head पर. So that is the UT. The non-articular parts include, now we are going to talk about the non-articular part, जो joint बनाने में काम नहीं करेंगे. The medial epicondyle, it is a prominent bony projection on the medial side of the lower end. It is subcutaneous, you can palpate it, you can feel it.
and it is easily felt on the medial side of the elbow. So अगर आप अपनी elbow को flex करते हो और दो sides पर palpate करते हो या feel करने की कोशिश करते हो, so at the medial side you will feel the medial epicondyle. The lateral epicondyle is smaller than the medial epicondyle. Its anterolateral part has a muscular impression. Now what do you mean by this muscular impression? कि जो lateral epicondyle होगा, like this, मान लेते हैं कि ये lateral है, so इस lateral side पर एक मसल आकर जुड़ती है, that muscle is the anconeus. यहाँ पर एक छोटी सी मसल है anconeus, so that is the muscular impression for that particular muscle. So this is all about the lower end. Again, let's discuss the diagram. The olecranon fossa in the posterior view. In the anterior view, there are two fossa, radial fossa and the coronoid fossa. Above the trochlear, this will be the coronoid fossa, and above the capitulum, there is the radial fossa. Now, there are two medial epicondyle and lateral epicondyle. Lateral epicondyle lies lateral to the body, and medial epicondyle, you can feel it, you can palpate it, and it is present medial at the medial aspect of the body. So the lower end continued. The sharp lateral margin just above the lower end is called the lateral supracondylar ridge. ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस करा है कुछ स्लाइड्स पहले ही, कि जो लेटरल कॉन्डाइल है उसकी जो ऊपर की शार्प लेटरल मार्जिन होगी, दैट इज कॉल्ड दी लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर ridge. Now, just opposite to this, जो medial condyle के ऊपर वाली एक similar ridge है, that is called the medial supracondylar ridge. It is present on the medial side. Then the coronoid fossa is a depression just above the anterior aspect of the trochlea. So trochlea के anterior aspect पर there is a coronoid fossa, and the olecranon fossa, it lies just above the posterior aspect of the trochlea. So trochlea is a we can say a pulley shaped structure which is present at the lower end of the humerus, which articulates with the ulna to form the elbow joint. Anteriorly, if we see, then there is a depression, there is a fossa, that is the coronoid fossa above it, and posteriorly of the posterior aspect of the humerus above the trochlea, there is a fossa, that is the olecranon fossa. It is a bigger fossa among these three. Now one more, there is the radial fossa. The radial fossa, it is a depression present just above the anterior aspect of the capitulum. So ये आपको anterior surface में ही देखने को मिलेगा. So एक बार इसके basis पे भी हम diagram को दोबारा देख लेते हैं. I have told you this is the anterior, this is the posterior view. This one is the anterior view. Posterior view में trochlea के posterior aspect के you will see a olecranon fossa. Then there is a lateral epicondyle. There is a medial epicondyle. And the anterior view, it has above the trochlea there is a coronoid fossa, and above the capitulum there is a radial fossa. Now let's talk about the ridges. Lateral epicondyle के ऊपर की साइड जो ये शार्प सी रिज जा रही है, this is called lateral supracondylar ridge. This is called the lateral supra means condyle के ऊपर है, condylar के supra है, ऊपर है, condylar ridge. एंड अगर मीडियल एपिकोंडाइल के ऊपर जा रही, ऊपर वाली जो रिज है शार्प है, दैट इज कॉल्ड द मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज. Let's move further. So in this diagram it is very much clearly visible that this round shaped structure is the capitulum. This pulley shaped structure is called the trochlea. Above the trochlea there is a fossa which is called, if we are talking about the anterior view, क्योंकि ये anterior view है. Now how you can say it is anterior view, क्योंकि आपको trochlea के साथ साथ capitulum भी visible है, नजर आ रहा है. So above the trochlea and above the capitulum there are two fossa. Above the capitulum there is a radial fossa. Above the trochlea there is a coronoid fossa. Now let's talk about the ridges. Trochlea की side, it is always the medial side. So trochlea, it lies medially. Capitulum, it lies laterally. Why? Because capitulum, it articulates with the radius, and we know that radius, it lies laterally.
So lateral condyle, this is a lateral epicondyle, and this one is a medial epicondyle. Above the medial epicondyle, there is a structure. This is called the medial supracondylar ridge, and above the lateral condyle, the sharpest ridge is called the lateral supracondylar ridge. So this is about the lower end of the humerus. So now the main thing in anatomy, that attachment. We know there are so many muscles that are attached on the humerus, and one of the famous muscle is, कोई भी जिम जाता है तो सबसे पहले फ्लॉन्ट करने के लिए वो बाइसेप्स ही दिखाता है. So let's talk about the different muscles, muscle attachment, and the ligaments also. So the which are written with the blue color, they have insertion on humerus, and all other muscles which have which is written by red color, they have the origin on the humerus. So let's talk about the insertion muscles first. The multipinate subscapularis is inserted into the lesser tubercle. हमने सबस्कैपुलरिस के बारे में पढ़ लिया कि जिन स्कैपुला पर कहाँ होता है. ह्यूमरस पे इसका इंसर्शन है और कहाँ पर है, लेसर ट्यूबरकल पर है. वी नो लेसर ट्यूबरकल वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज जस्ट प्रेजेंट एंटीरियरली. द supraspinatus is inserted into uppermost impression of the greater tubercle. We know greater tubercle के there are three impression. So जो सबसे ऊपर इंप्रेशन है, अपर मोस्ट इंप्रेशन है, वहां पर जो मसल है दैट इज द supraspinatus. The infraspinatus is inserted into the middle impression on the greater tubercle, again tubercle के लेकिन middle impression. The teres minor is inserted into the lower impression on the greater tubercle. So again it is on the greater tubercle, but now the impression is the lower one. So there are three impressions. तीन muscles हमने पढ़ ली हैं जो greater tubercle पे insertion रखती है. Supraspinatus, infraspinatus, teres minor. फ्रॉम अबव टू बिलो अगर हम देखें उसके इंप्रेशंस के बारे में, तो ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर मोस्ट इंप्रेशन पर सुप्रास्पाइनेटस, मिडल इंप्रेशन पर इंफ्रास्पाइनेटस, एंड लोअर इंप्रेशन पर दिस इज द टीरियस माइनर. नाउ ऑल दीज फोर मसल्स, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरियस माइनर, दे फॉर्म अ कफ लाइक स्ट्रक्चर. एक ये कफ बना देती है और हमारे कफ इन द सेंस हमारे ह्यूमरस के हेड को होल्ड कर लेती हैं बहुत टाइटली, सो दैट ये जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट बनता है, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन होती है, ये स्ट्रेंथन हो जाती है. बिकॉज वी हैव स्टडीड इट इज अ वीक जॉइंट. व्हाई इट इज अ वीक जॉइंट? बिकॉज ऑफ द head of the humerus, it is very much bigger than the size of the glenoid cavity. So these four muscle, they have some tendinous insertions on the humerus, and they hold the humerus or into their position. So that's why these muscles are also called musculotendinous cuff, and this musculotendinous cuff, it helps in the strengthening of the shoulder joint. Now the next muscle is the pectoralis major. The pectoralis major is inserted on into the lateral lip of the intertubercular sulcus. We know there are two lips of the intertubercular sulcus, medial lip and lateral lip. So lateral lip पर pectoralis major muscle होगी. So let's talk about these four muscles very clearly once again in the through diagram. Now we have some diagrams here. ये upper head and upper end का diagram है. This is the head. Then there is a capsular line ligament for shoulder joint. So this is the where my cursor is moving. This is the lesser tubercle, and इस lesser tubercle पर subscapularis muscle का insertion है. Then side पर this is the greater tubercle. Greater tubercle के सबसे upper most impression पर supraspinatus है. अब अगर हम इस डायग्राम को उल्टा कर दें, मतलब अगर हम posterior view की बात करें, so supraspinatus, greater tubercle, it has three impression. ये पूरा greater tubercle है इधर, and this it is the supraspinatus. Then in the middle impression, this is the infraspinatus. In the lowermost impression, there is the teres minor. So let's talk about the pectoralis major. The pectoralis major, it is present on the lateral lip. It is inserted on the lateral lip of the intertubercular sulcus. So this structure is the intertubercular sulcus, और इसके lateral side पर lateral lip पे pectoralis major का
इंसर्शन है। और इसके मीडियल लिप पे अगर हम देखें सो टीरिस मेजर का इंसर्शन है। और अगर हम देखें कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस पर कौन सी मसल है, तो उस फ्लोर पे कौन सी मसल है, दैट इज द लेटिस्मस डॉर्साई। So we know that in between the lesser and the greater tubercle, there is a intertubercular sulcus that is having the two lips, medial and the lateral lip. On the medial lip, it has the insertion of teres major. On the lateral lip, it has the insertion of pectoralis major. On the base of the intertubercular sulcus, or we can say on the floor of the intertubercular sulcus or bicipital groove, the latissimus dorsi muscle have a insertion. सो हेयर इन तीनों मसल्स को इंटरट्यूबरकल पे कैसे याद करेंगे, वी विल रिमेंबर इट थ्रू अ निमोनिक, दैट इज लेडी बिटवीन टू मेजर्स। सो दैट इज लेडी इज लेटिस्मस डॉर्साई, दो मेजर्स के बीच में, मतलब it is present between pectoralis and the teres major. So this is a lady between two major latissimus dorsi muscle. So now the next muscle is the latissimus dorsi. We have already studied. It is inserted into the floor of the intertubercular sulcus. So this is the latissimus dorsi between two major, teres major and the pectoralis major. The teres major is inserted on the middle lip of the intertubercular sulcus. Now the content of the intertubercular sulcus. It is an important question. Sometime the examiner asks this question in Viva कि intertubercular sulcus या bicipital grooves के अंदर, ग्रूव के अंदर से क्या क्या चीजें पास होती हैं या क्या क्या होता है। So the tendon of the long head of the bicep brachii, that's why इसको हम bicipital groove कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर से long head bicep brachii जो मसल है उसके long head का tendon पास होता है, and along with its synovial sheath, the ascending branch of the anterior circumflex humeral artery, एक आर्टरी है, सर्कमफ्लेक्स मतलब घूम कर जाती है, और ह्यूमरल आर्टरी मतलब ह्यूमरस के आसपास। तो एक आर्टरी है जो इस तरीके से कहीं पीछे से आती होगी, एंटीरियरली ये इसके अंदर से निकलती है। सो दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल artery, ACHA. It is also important. So you have to remember the tendon of the long head of the bicep brachii and its synovial sheath along with the ascending branch of the anterior circumflex humeral artery. Next is the deltoid. It is inserted on the deltoid tuberosity. We have already studied कि एक V shape की यहाँ पर tuberosity, and that is the deltoid tuberosity, and deltoid muscle has the insertion on the humerus. The coracobrachialis is inserted into the rough area on the middle of the medial border. Medial border के middle side पर coracobrachialis is inserted. So this is the medial lip of the intertubercular sulcus, जो नीचे जाते जाते medial supracondylar ridge तक जाता है, medial border बनाता है। तो इस पूरे medial border के middle के अंदर छोटी सी जगह पर there is a muscle coracobrachialis, and it has an insertion on the humerus. Now let's talk about those muscles which have origin on the humerus. Number one is the brachialis. It arises from the lower half of the anteromedial and anterolateral surface of the shaft. So आगे की तरफ anteromedial head वाली side पर this area, anterolateral is this area. So half of the humerus, it is covered by the muscle brachialis. It has origin on the humerus at the anteromedial and anterolateral surface of the shaft. The next is the brachioradialis. It arises from the upper two-third of the lateral supracondylar ridge. Now name के अंदर word आ रहा है radialis. Radialis means radius की side. Radius means lateral की side. So you have to remember कि अगर radialis है, so it means it is talking about the lateral supracondylar ridge. So lateral supracondylar ridge यहाँ पर कहाँ है? This is the lateral supracondylar ridge, and just इसके ऊपर की side पर there is a brachioradialis. So this muscle is the brachioradialis, this side. Let's talk about other muscles which have origin on humerus. First, we have the extensor carpi radialis longus, that is ECRL. It arises, it means it has origin toward one third of the lateral supracondylar ridge. So lateral supracondylar ridge, और इस lateral supracondylar के one third थोड़ा सा ऊपर होती है, and one पे आप, this is visible here at ECRL.
extensor carpi nidalis longus. It is present just little bit above the lateral lower lateral condyle, and just we can say lower of the lateral supracondylar ridge. Next is pronator teres. It arises from the lower one third of the medial supracondylar ridge. So on this side, this is the medial supracondylar ridge, and इस medial supracondylar ridge के lower one third वाले area में on the medial supracondylar ridge, the pronator teres have a origin. So this is the pronator teres. It has a origin here. Next is the superficial flexor muscles of the forearm arise by the common origin from the anterior aspect of the medial epicondyle. This is called common flexor origin. So again the medial side पर this is a common flexor origin, और यहाँ से forearm जो आगे आपकी नीचे lower arm है उसके अंदर जो flexor muscles है, flexion करवाने वाली muscle है, they originate from the common flexor origin on the medial condyle of the humerus. The superficial extensor muscles of the forearm are also there जो extension करवाएंगी forearm की, and the supinator, and they have a common origin from the lateral epicondyle. So lateral epicondyle से this is a common extensor origin, यहीं से आपकी extensor muscles जो है वो originate होती है forearm वाली. So this is called the common extensor origin. So there are two origin, common flexor origin and common extensor origin. The anconeus, it arises from the posterior surface of the lateral epicondyle. हमने पढ़ लिया था कि lateral, अगर this is a posterior view and this is olecranon fossa, and just at laterally we have the lateral epicondyle, and the lateral epicondyle के posterior side पे हम देख रहे हैं. So there is a muscular impression, and this muscular impression, it is for the origin of anconeus. The lateral head of tricep brachii arises from oblique ridge on the upper part of the posterior surface above the radial groove, while its medial head arises from posterior surface below the groove. So if we see the posterior view of the diagram of the humerus, so the lateral head जो है आपका ट्राइसेप ब्रेकाई का lateral head जो है वो arise करेगा एक oblique ridge से जो कि posterior surface पर है radial groove से ऊपर. So there is a radial groove, radial grooves के ऊपर posteriorly एक ridge है oblique, टेढ़ी सी ridge है, वहां से ट्राइसेप ब्रेकाई का lateral head जो है वो originate होगा. Let's talk about the last topic of humerus, that is the clinical anatomy. So the common site of fracture of is the surgical neck, the shaft, and the supracondylar region. So supracondylar region, shaft, and the surgical neck, these are the highly prone area to the fracture. So पहले हमारे clinical anatomy के अंदर आ गया fracture. Now it is produced by a fall on a outstretched hand. जिस तरीके से इस डायग्राम में दिख रहा है, जब कोई इंसान गिरता है अपने हाथों के बल पे, this is called the fall on the outstretched hand, and it is also called फूश इंजरी. ये हमने पहले जो क्लेविकल एंड स्कैपुला है उनमें भी डिस्कस करा है. दिस इज द फूश इंजरी, दैट इज फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. दिस फ्रैक्चर इट मे बी कॉज इंजरी टू द मीडियन नर्व, मीडियन नर्व को भी इंजरी हो सकती है, and it may also lead to Volkmann ischemic contracture caused by occlusion of the brachial artery. brachial artery के occlusion मतलब उसमें ब्लॉक आने की वजह से, किसी वजह से brachial artery में ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से जो डिसऑर्डर आता है, जो क्लिनिकल एनाटमी है, दैट इज द वॉल्कमैन इश्कैमिक कॉन्ट्रैक्चर. मसल्स के अंदर या उस एरिया के अंदर जहां वो ब्रेकियल आर्टरी सप्लाई कर रही है, ब्लड नहीं पहुंच रहा, ब्लड ना पहुंचना इज कॉल्ड इश्कैमिक, एंड कॉन्ट्रैक्चर हो रहा है वहां पर क्योंकि वो एरिया काम नहीं करेगा, ब्लड नहीं पहुंचेगा. तो so this is the Volkmann ischemic contracture. The humerus has poor blood supply at the junction of its upper and middle third. Fracture at this side show delayed union or non-union. We know कि blood जब supply करेगा blood vessels के through, तो वो nutrients साथ लेके जाएगा, important चीजें साथ लेके जाएगा, जो भी substances हैं जो healing करवाते हैं. You will study about it in the pathology. So अगर जो हमारा humerus है उसके कुछ जंक्शंस में, दैट इज द अपर जंक्शन एंड द मिडल थर्ड जंक्शन, वहां पर ब्लड सप्लाई इज पुअर.
सो अगर ब्लड सप्लाई कम है, पुअर है, इसका मतलब वहाँ न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहे हैं। सो अगर उस जगह फ्रैक्चर होता है, सो वो डिले होगी यूनियन। डिले इसलिए हो रही है क्योंकि हीलिंग प्रोसेस इज स्लो। नाउ द लास्ट क्लिनिकल एनाटॉमी इज द डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमरस। वो हम सबको पता है कि यहाँ से हेड ऑफ द ह्यूमरस से क्या होता है कि डिसलोकेशन हो जाता है, ग्लिनोइड कैविटी से थोड़ा सा बाहर शिफ्ट हो जाता है ह्यूमरस का हेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमरस। So if you have doubts, you can ask us in the comments.